सो हेलो फ्रेंड्स, दिस इज गौरव और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल जीके क्लासेस फॉर प्रिपरेशन। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं हम लोग अभी हिस्ट्री की सीरीज चला रहे हैं, हिस्ट्री की क्लासेस हमारी चल रही हैं। सो आई होप कि आप लोगों को क्लासेस से काफ़ी फ़ायदा मिल रहा होगा, काफ़ी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। इसके अलावा हम लोग टेलीग्राम के ऊपर अपना जो है PDF वगैरह भी डाउनलोड कर देते हैं। इससे जुड़े जो भी सब्जेक्ट होते हैं, जो भी टॉपिक होता है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि आप अगर रेगुलर इन क्लासेस को देखेंगे, रेगुलर इन क्लासेस से आप सीखेंगे तो आपको काफ़ी इससे बेनिफिट मिलने वाला है। क्योंकि जो भी ये चैप्टर हम लोग अभी कवर करा रहे हैं ना, तो इसका ये बेनिफिट है कि आने वाले एग्जाम में ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं, क्योंकि इनसे कहीं ना कहीं क्वेश्चन जो है ज़रूर बनते हैं, ठीक है। सो आज का जो टॉपिक है हमारा, वो गांव, शहर और व्यापार चैप्टर 8 आज हम कवर कराने वाले हैं। यूट्यूब की हमारी ये 34वीं क्लास है और जैसा कि आप जानते हैं कि रेगुलर हम लोग जो है क्लास जो है अपनी चला रहे हैं। सो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को जो है क्लासेस अच्छी लग रही होंगी और इसके अलावा जो है सपोर्ट करिए हमें, ताकि और हम अच्छी अच्छी क्लासें जो है लाते रहें। और आप जानते हैं कि इसके साथ साथ जो है आप हिंदी की क्लासेस भी हम लोग चला रहे हैं। सो आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिए, ताकि जो भी हम लोग क्लासेस के जो भी क्लासेस हम डालते हैं यूट्यूब पे, उसकी नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिल सके और आप इसका लाभ उठा सके। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की जो क्लास है वो गांव, शहर और व्यापार। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से जो पुराना समय था वहाँ पे किस तरीके से गांव बसे हुए थे, शहर थे, और किस तरीके से वहाँ पे व्यापार वाले काम हुआ करते थे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि जो लोहे का जो लोहे का जो सामान है आज की डेट में कितना इम्पोर्टेंट है हम लोगों के लिए, है ना। तो आप देखेंगे बिना लोहे के जो है कोई भी सामान नहीं बन सकता, बिल्डिंग नहीं बन सकती, घर नहीं बन सकता, मशीन नहीं बन सकती है, ठीक है। तो इस तरीके से आप देखेंगे इसकी इम्पोर्टेंस जो है, लोहे की जो इम्पोर्टेंस है वो कितनी ज़्यादा हो जाती है। सो हमें क्या देखने को मिलता है? हमें देखने को ये मिलता है कि जो लोहे का जो इस्तेमाल था उस समय किस तरीके से शुरुआत उसकी की गई। लोहे के औजारों में आप देखेंगे कि खेती के लिए इस्तेमाल किया गया, ठीक है। आप देखेंगे कि उसके साथ साथ जो है लोहे का प्रयोग उपमहाद्वीप में लगभग 3000 साल पहले लगभग शुरू हुआ था, और महापाषाण कब्रों में लोहे के औजार और हथियार बड़ी संख्या में मिले हैं, ठीक है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि उस समय भी लोहे का इस्तेमाल किस तरीके से हो रहा था, ठीक है। 2500 साल पहले लोहे के जो औजारों के बढ़ते उपयोग का जो हमको प्रमाण मिलता है, उसमें जो है हमें कुल्हाड़ी, फाल जो हल में लगे हुए थे, ठीक है, हसिया, सड़सी, इस तरीके के जो औजार हमें पुरातत्वविदों को उस मिले हैं, ठीक है, खोज में। अच्छा, आप देखते हो कि किस तरीके से जो लोहे का इस्तेमाल है वो खेती के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पहले लकड़ी के हल इस्तेमाल होते थे। लकड़ी के हल जो सूखी जमीन थी उस पर चलाना बड़ा मुश्किल था, वो खराब हो जाते थे, बार बार टूट जाते थे, ठीक है। तो जो लोहे का मान लीजिए जो लोहे के जो हल बने ना, उससे जो है खेतों को जोतना भी आसान हो गया, और जो है काफ़ी गहराई तक जो है उसकी खेतों की जो है ये गुड़ाई भी करते थे, ठीक है। तो जो कृषि उत्पादन को बढ़ाने में लोहे के फाल और आपने देखा कि जो रोपाई हो रही थी धानों की, पहले बीज छिड़के जाते थे, उसके बाद रोपाई शुरू हो गई थी। तो किस तरीके से वो चीज़ें जो है ना काफ़ी बढ़ने लगी ना, उत्पादन में काफ़ी इससे फायदा मिला, ठीक है। तो अब हम बात करने वाले हैं कि कृषि उत्पादन में या कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए किस तरीके से सिंचाई ने भी भूमिका अपनी निभाई, ठीक है। उस समय जो सिंचाई होती थी किस तरीके से भूमिका निभाई। तो जिस प्रकार कृषि के विकास हेतु औजार और रोपाई के महत्वपूर्ण कदम थे, वैसे ही सिंचाई भी काफ़ी उपयोगी साबित हुई, ठीक है। सिंचाई के लिए जो उस समय जो है नहरें बनाई गई, कुएं बनाए गए, तालाब बनाए गए, कृत्रिम जलाशय बनाए गए, ठीक है। तो इससे क्या फ़ायदा मिला कि इससे भी सिंचाई के लिए जो सुविधाएं हैं काफ़ी जो है उत्पन्न की गई, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फसल को उत्पादन किया जा सके। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि गाँव में कौन लोग रहते थे, ठीक है। जो गाँव में जो लोग रहते थे वो किस तरीके के लोग थे, क्या काम करते थे वो लोग, ठीक है। तो आप देखोगे कि इस उपमहाद्वीप के दक्षिणी तथा उत्तरी हिस्से के अधिकांश गांव में कम से कम 3 तरह के लोग रहते थे, ठीक है। आप देखोगे कि तमिल क्षेत्रों में बड़े भूस्वामी, जिससे वेल्ला कहा जाता था, ठीक है। क्या कहा जाता था? वेला,
ये दक्षिण जो है दक्षिण भारत में थे। कहाँ थे ये तो दक्षिण भारत में थे, ठीक है। ये लोग दक्षिण भारत में थे, जिनको जो बड़े जो भूस्वामी थे इनको लिल्ला कहा जाता था, दक्षिण भारत में थे। साधारण हलवाहों को आप देखोगे उणवार, साधारण जो हलवाहे थे जो हल चला के जो खेती करते थे उनको क्या कहा जाता था, उणवार कहा जाता था। साधारण हलवाहे कौन थे, ये साधारण हलवाहे थे जिन्हें उणवार कहा जाता था, ठीक है। इसके अलावा आप देखेंगे कि जो भूमिहीन जो मजदूर थे, जिनके पास भूमि नहीं होती थी, ये क्या करते थे कि ये दूसरों की भूमि पे यानी दूसरों की जमीन पे ये लोग जुताई बुआई करते थे। उसमें से कुछ हिस्सा जो है इनको मिलता था, जिनको हम दास कड़ैसियार कहते हैं। कड़ैसियार ये थे भूमिहीन किसान। भूमिहीन किसान थे जिनके पास अपनी खेती नहीं होती थी, जिनके पास अपने खेत नहीं होते थे। इनको अधिमई भी कहते थे। इनको क्या कहते थे हम, अधिमई। उस समय जो लोग थे इनको अधिमई भी कहते थे और दास कैडेसियार भी कहते थे, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि देश के उत्तरी हिस्से में जो उस समय जो उत्तरी हिस्सा था, उस समय गांव का जो प्रधान व्यक्ति था वो ग्राम भोजक कहलाता था। क्या कहलाता था, ये तो हो गई जी दक्षिण की बात, ठीक है। अब हम बात करते हैं उत्तरी भारत की। उत्तरी भारत, उत्तरी भारत में जो आप देखोगे कि जो गांव का जो प्रधान व्यक्ति होता था वो ग्राम भोजक कहलाता था। क्या कहलाता था, ग्राम भोजक, ठीक है जी। ये ग्राम भोजक कहलाता था। और जो है इनका जो पद होता था ना वो वंशानुगत होता था। इनका जो पद था, ये बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति थे, आप इनको याद रखिएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन में ये जो है एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ग्राम भोजक जो था उत्तरी भारत में था, बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति है। और इंपॉर्टेंट क्यों है इसके बारे में हम आगे बात करते हैं अभी, ठीक है। तो ये जो था, ये जो इनका जो पद था ना ग्राम भोजक का, ये वंशानुगत पद था। वंशानुगत का मतलब था कि पहले दादा थे, दादा के बाद उसका जो बेटा, बेटे के बाद फिर उसका पोता, इस तरीके से जो ना वंशानुगत तरीके से जो है इनका जो है जो एक स्तर था ना वो चलता रहता था, ठीक है। और जो ग्राम भोजक के पद पर आमतौर पर गांव का सबसे बड़ा भूस्वामी होता था। जो गांव का सबसे बड़ा भूस्वामी, जो काफी जिसके पास जमीन होती थी ना, तो वही गांव का जो है भूस्वामी जो है ग्राम भोजक के रूप में जो है जाना जाता था, ठीक है। इनका काम क्या था उस समय, इनका काम क्या था, बहुत इंपॉर्टेंट काम था। ये लोग क्या करते थे कि ये लोग कर वसूलने का काम करते थे, ठीक है। ये लोग न्यायाधीश के रूप में भी काम करते थे। ग्राम भोजक जो था ये न्यायाधीश के रूप में भी काम करता था और ये जो पुलिस के रूप में भी काम करते, यानी अगर कोई गलत काम करता था तो ये पुलिस के रूप में काम करते थे और दंड भी देते थे, ठीक है। पुलिस के रूप में काम करते थे और ये दंड भी देते थे। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट व्यक्ति था। अच्छा, जो स्वतंत्र किसान थे, स्वतंत्र जो किसान थे उनको गृहपति बोला जाता था। क्या बोला जाता था, गृहपति। यानी ये ज्यादा बड़े किसान नहीं होते थे, ये छोटे किसान होते थे, इनके पास थोड़ी बहुत जमीन होती थी और इनको हम गृहपति बोलते थे। कुछ कर्मकार भी थे जो दूसरों की जमीन पर काम करके अपनी जीविका चलाते थे। इनके अलावा कुछ कर्मकार भी थे। कर्मकार यानी जो दूसरों की जमीन पर जो है कार्य करके जो है अपनी जीविका चलाते थे, ठीक है। अच्छा, अब हम जो बात करते हैं सिक्कों के बारे में, ठीक है जी। सिक्के उस समय किस तरीके से सिक्के चलते थे, किस तरीके से सिक्कों का इस्तेमाल किया जाता था। जैसा आप जानते हैं कि आज के समय में सिक्के, रुपए या जो भी आप कहेंगे नोट वगैरह जो भी इस्तेमाल हम लोग करते हैं वो किस तरीके से सामान वगैरह खरीदने के लिए करते हैं, ठीक है। तो
सिक्कों का उस समय भी सिक्कों का इस्तेमाल होता था। सिक्कों का इस्तेमाल करने का क्या इम्पोर्टेंस था, वही जो चीज़ें हम आज के डेट में देखते हैं उस तरीके से उस समय भी होती थी। यानी 2500-3000 साल पहले भी उस समय आप देखोगे कि सिक्कों का इस्तेमाल हुआ करता था। तो पुरातत्वविदों को इस युग के हजारों सिक्के मिले हैं, ठीक है, पुरातत्वविदों को इस युग के हजारों सिक्के मिले हैं। और सबसे पुराने जो सिक्के थे वो करीब लगभग 500 साल तक चले। जो सबसे पुराने सिक्के थे वो लगभग 500 साल तक चले। जो सिक्के होते थे वो चांदी और तांबे के होते थे। जो सिक्के होते थे वो चांदी व तांबे के सिक्के बनते थे, ठीक है जी। अच्छा, इसके अलावा इनको हम लोग क्या बोलते थे, इन सिक्कों को आहत सिक्के बोलते थे। क्या बोलते थे इनको, हम आहत सिक्के बोलते थे। आहत, आहत का क्या मतलब है? आहत का मतलब ये होता है कि आप देखोगे कभी कभी जो है ये जो सिक्के होते थे, ये सिक्के जो इनका जो बनावट जो होती थी ना, वर्गाकार होती थी, कभी कभी गोल भी होती थी, ठीक है। और आप देखोगे कि जो धातु होती है ना, धातु की चादर को काट के इसको बनाया जाता था। और धातु को जो है चपटे गोलिकाओं से जो है बनाई जाती थी। जो धातु जो बनाए जाते थे वो चपटे गोलिकाओं से बनाई जाती थी। इन सिक्कों पर कुछ लिखा नहीं होता था, ठीक है जी। इन सिक्कों पर जो है कुछ लिखा नहीं होता था, बल्कि कुछ चिन्ह बनाए जाते थे या उस पर ठप्पा लगाया जाता था। किसी का भी आप कह सकते हो, जब कभी घोड़े का चिन्ह हो गया, कभी किसी राजा का चिन्ह हो गया, कभी किसी और चीज का चिन्ह, इस तरीके से जो चिन्ह बनाए जाते थे, ठीक है। और आप देखोगे कि ठप्पे वगैरह इस पे लगा दिए जाते थे। ठप्पे लगाने के बाद जो, ताकि एक पहचान रहे कि हाँ जी इस राज्य के सिक्के हैं, तो उसे हम जो है आहत सिक्के कहते हैं, ठीक है जी। उसको हम क्या बोलते हैं जी, आहत सिक्के बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, अभी हम जो बात करने वाले हैं इसके बाद, वो नगर जो था वो अनेक गतिविधियों का जो है केंद्र था। तो इसके बारे में हम बात करते हैं कि नगर जो है, नगर किस तरीके से प्रचलित थे, क्या इंपॉर्टेंस थी उन नगरों की, ठीक है। तो आप देखेंगे कि जो नगर जो थे वो उस समय बहुत इंपॉर्टेंट जो थे। नगरों में क्या काम होता था, नगर की क्या महत्ता थी, नगरों में क्या काम होता था। आप देखेंगे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं कि अक्सर जो नगर थे वो कई महत्वपूर्ण गतिविधियों के केंद्र थे। काफी महत्वपूर्ण जो गतिविधियां थी ना, उन गतिविधियों के केंद्र बन गए थे जो नगर थे। अच्छा, उनमें एक नगर था मथुरा। एक जो नगर था वो था मथुरा, ठीक है। हम मथुरा की बात करने वाले हैं। मथुरा था, ये लगभग 2500 साल से भी ज्यादा समय से एक महत्वपूर्ण नगर बना रहा। लगभग 2500 साल से, लगभग 2500 साल तक ये इंपॉर्टेंट जो है नगर, बहुत ही महत्वपूर्ण जो है नगर ये बना रहा। क्योंकि यह जो नगर था यातायात और व्यापार के मुख्य रास्ते पर स्थित था। शहर के चारों ओर जो किलेबंदी की गई थी, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है कि किस तरीके से जो प्रमुख जो नगर हुआ करते थे, या जो साम्राज्य की अगर कोई राजधानी होती थी, तो किस तरीके से उसका इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाता था। क्योंकि वहां पे राजा वगैरह रहा करते थे, उनकी सेनाएं रहा करती थी, तो उसे किलेबंद जो है, किलेबंदी उसकी वहां की कर दी जाती थी, ठीक है। तो इसीलिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो अनेक यहाँ पे मंदिर भी थे। आसपास के जो किसान थे, वो जो किसान थे और पशुपालक थे, वो शहरों के जो आप देखोगे कि जो है शहरों में जो आने वाले या रहने वाले लोग जो होते थे, उनके लिए खाने पीने की जो है व्यवस्था करते थे, ठीक है। मथुरा आप देखोगे कि बेहतरीन जो है, आप देखोगे कि मूर्ति बनाने का केंद्र था। लगभग 2000 साल पहले मथुरा कुषाणों की दूसरी राजधानी बनी थी। ये देखो, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको ये मिल गया कि 2000 साल पहले मथुरा कुषाणों की दूसरी राजधानी बनी। कुषाणों की दूसरी राजधानी बनी, ठीक है जी। लगभग 2000 साल पहले मथुरा कुषाणों की दूसरी राजधानी बनी थी, ठीक है। और आप देखोगे कि इसके अलावा मथुरा जो है धार्मिक केंद्र भी रहा है। मथुरा जो है धार्मिक केंद्र रहा है। वहां पे बौद्ध और जैन जो है विहार देखने को, बौद्ध विहार और जैन मंदिर जो है देखने को बहुत मिले हैं, ठीक है। कृष्ण भक्ति, जैसा कि आप जानते हैं, हिंदू धर्म में कृष्ण भक्ति का एक महत्वपूर्ण केंद्र रहा है, ठीक है। यहाँ से जो है प्रस्तर खंडों तथा मूर्तियों के अनेक अभिलेख मिले हैं, ठीक है। मथुरा अभिलेख में सुनारों, लोहारों, बुनकरों
टोकरी बनाने वालों, माला बनाने वालों और इत्र बनाने वालों का आप देखोगे कि उल्लेख जो है मिलता है। यानी कितना इंपॉर्टेंट ये जो नगर है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है मथुरा। ठीक है, तो आप देखोगे कि किस तरीके से आप देखोगे कि जो है मथुरा है, इसकी इंपॉर्टेंस कितनी ज्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, अब हम जो बात करने वाले हैं वो शिल्प और शिल्पकार के बारे में बात करने वाले हैं। शिल्प और शिल्पकार। शिल्प और शिल्पकार। शिल्प और शिल्पकार के बारे में बात करने वाले। ठीक है, शिल्प और शिल्पकार पुरा स्थलों से शिल्पों के आप देखोगे कि शिल्पों के कई नमूने हमें मिले हैं। ठीक है, इनमें मिट्टी के बहुत ही आप देखोगे कि पतले और सुंदर बर्तन मिले हैं, जिन्हें उत्तरी काले चमकीले पात्र कहा जाता था। उत्तरी काले चमकीले पात्र कहा जाता था। ठीक है, क्योंकि ये ज्यादातर उपमहाद्वीप के उत्तरी भाग में मिले हैं। ठीक है, आप देखोगे कि उत्तर में वाराणसी और जो दक्षिण में मदुरई था, वो कपड़ों के उत्पादन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो था। क्या क्या था कपड़ों के लिए? कपड़ों हेतु दो केंद्र जो थे बहुत महत्वपूर्ण थे। एक उत्तर प्रदेश का वाराणसी और दक्षिण भारत का मदुरई। वाराणसी और मदुरई कपड़ों के लिए, हालांकि कपड़े तो यहाँ से मिले नहीं, लेकिन अभिलेखों में आप देखोगे कि अभिलेखों में जो है इनका जिक्र मिलता है। ठीक है, आप देखोगे कि उत्तर में जो है वाराणसी और मदुरई जो है कपड़ों, दक्षिण में मदुरई कपड़ों के उत्पादन के लिए बहुत महत्वपूर्ण केंद्र थे। स्त्री पुरुष आप देखोगे कि आप दोनों काम करते हैं। इनकी जैसे मैंने बताया कि ग्रंथों में जो है, इसके ग्रंथों में इसका जो हमें जो है इसके बारे में जो है जानकारी, ग्रंथों से इसके बारे में हमें जो जानकारी मिलती है। ठीक है, अनेक जो शिल्पकार और व्यापारी जो थे वो संघ बनाने लगे थे। अनेक जो शिल्पकार और व्यापारी थे वो संघ बनाने लगे थे, जिन्हें श्रेणी कहा जाता था। व्यापारी, शिल्पकार और व्यापारी संघ बनाने लगे थे। क्या बनाने लगे थे जी? संघ बनाने लगे थे, जिन्हें श्रेणी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? इनको श्रेणी कहा जाता था। ठीक है, इनका काम क्या होता था? इनका काम होता था प्रशिक्षण देना। जो श्रेणी थी, उन श्रेणियों का काम क्या था? इनका काम था प्रशिक्षण देना, कच्चा माल उपलब्ध कराना, तैयार माल का वितरण करना। ठीक है, और आप देखोगे कि जबकि आप देखोगे कि जो व्यापारियों का जो काम था वो चीजों को यहाँ से वहां या संचालन जो होता था ना, उन श्रेणियों का जो है संचालन करना होता था। व्यापार का संचालन करना उनका काम होता था। अच्छा, जो श्रेणियां थी ना, वो श्रेणियां थी वो बैंकों के रूप में भी काम करती थी। ठीक है, जो श्रेणियां थी वो बैंकों के रूप में भी काम करती थी। इनका काम होता था कि जो है लोगों के पैसों को जो है जमा करना। ठीक है, लोग उस समय भी आप देख सकते हैं कि उस समय भी किस तरीके से बैंक वगैरह थे, और उस आज से लगभग 2,500 साल पहले लगभग किस तरीके से इन सब चीजों का भी इस्तेमाल होता था जो हम आज के टाइम में करते हैं। तो उस समय जो था बैंक के रूप में भी जो है श्रेणियां ये काम करती थी, लोगों का पैसा जमा रखते थे और इस धन का जो है निवेश लाभ हेतु किया जाता था। इनमें से जो देखोगे कि जो बैंक जो जमा करते थे तो लाभ का कुछ पैसा वो अपने पास रखते थे, और कुछ उसमें से जो है मठ और धार्मिक संस्थानों को कुछ पैसा वो लोग दिया करते थे। बाकी जो जिसका पैसा था उसको वापस कर दिया जाता था। ठीक है, तो आप देखेंगे कि इसकी इंपॉर्टेंस जो है कितनी बढ़ जाती है। ठीक है, अभी जो हम बात करेंगे वो बात करने वाले हैं अरिकामेडु के बारे में, जो पुदुचेरी में जो है स्थित है। ठीक है जी, अरिकामेडु के बारे में बात करने वाले हैं। पुदुचेरी। ठीक है,
लगभग आप देखोगे कि 2200 से 1900 साल पहले अरिकामेडु एक पतन था। क्या था? पतन। लगभग 2200 साल से 1900 साल पहले अरिकामेडु जो था एक पतन था, ठीक है। और आप देखोगे कि यहाँ जहाँ आप बाहर से जो भी जहाज आते थे, दूर दूर से दूसरे देशों से जो जहाज आते थे, वहां पे इसका जो सामान था वो यहाँ पे उतारा जाता था। ये भूमध्य सागरीय क्षेत्र के एम्फोरा जैसे पात्र यहाँ से मिले हैं। जो भूमध्य सागरीय जो क्षेत्र था वहाँ के जो एम्फोरा जैसे जो पात्र हैं वो पात्र यहाँ से मिले हैं। इनमें शराब जो एम्फोरा, ये जो बर्तन होते थे ना एम्फोरा, इनमें जो शराब और तेल जैसी लिक्विड जो चीजें थी, यानी जो तरल पदार्थ थे उसमें वो रखे जाते थे। साथ ही यहाँ एरेटाइन, साथ ही यहाँ पे एरेटाइन जैसे जो आप देखोगे कि मुहर लगे लाल चमकदार बर्तन भी मिले हैं। इन्हें इटली के एक शहर के नाम से एरेटाइन पात्र के नाम से जाना जाता है। क्या जाना जाता है? एरेटाइन। ये पात्र जो था वो इटली का था, इटली का एक पात्र है, उसके नाम से इसको जाना जाता था, ठीक है। यहाँ से आप देखोगे कि जो है रोमन लैम्प और शीशे के बर्तन और कुछ रत्न भी यहाँ से जो है मिले हैं। क्या क्या मिले हैं जी? यहाँ से रोमन लैम्प, शीशे के बर्तन व शीशे के बर्तन और रत्न यहाँ से मिले हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि जो किस तरीके से इसकी इंपॉर्टेंस जो है, अरिकामेडु की इंपॉर्टेंस किस तरीके से बढ़ जाती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं व्यापार और व्यापारियों के बारे में, ठीक है। आपको पता है कि किस तरीके से भारत से जो व्यापारी थे वो सामान को लेके जाते थे और दूसरे देशों में ले जाके बेचते थे। तो इसकी इंपॉर्टेंस जो है बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। व्यापार और व्यापारी, व्यापार और व्यापारी, ठीक है। दक्षिण भारत जो था वो सोना, मसाला, खास तौर से काली मिर्च और कीमती पत्थर और इस तरीके की चीजों के लिए काफी जो है प्रसिद्ध था। काली मिर्च जो थी, वो काली मिर्च की जो डिमांड थी ना वो रोमन साम्राज्य में बहुत ज्यादा थी, ठीक है। और जो रोमन साम्राज्य के जो लोग थे वो काली मिर्च को काला सोना के नाम से जानते थे, काला सोना कहते थे। व्यापारी जो थे इन्हें समुद्री जहाजों और सड़कों के रास्ते रोम पहुंचाते थे। व्यापारियों ने कई समुद्री रास्ते भी खोजे। आपको पता है कि एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, तो दक्षिण भारत से पहले लिख लेते हैं कि दक्षिण भारत से कौन कौन सी चीजें मिली थी। तो दक्षिण भारत से सोना, जैसे कर्नाटक के बारे में हमने पढ़ा है, सोना, मसाला, काली मिर्च, और काली मिर्च के अलावा बहुमूल्य जो थे कीमती पत्थर। तो ये सारी चीजें यहाँ से मिलती थी और ये कहाँ पहुंचाई जाती थी? तो ये रोम पहुंचाई जाती थी। रोम कैसे पहुंचाई जाती थी? सड़क के रास्ते और समुद्र के रास्ते, सड़क के रास्ते और समुद्र के रास्ते। तो काली मिर्च को क्या बोला जाता था? काली मिर्च को जो है काला सोना बोला जाता था, वहां के लोग बोलते थे, क्योंकि इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा थी। व्यापारियों ने, आपको पता है कि व्यापारियों ने जो है समुद्री रास्ते की खोज की, क्योंकि वो एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे व्यापार की तलाश में, चीजों की तलाश में। और आप जानते हो कि भाई किस तरीके से जो वो लोग थे वो किस तरीके से जो है अपना काम करते थे, ठीक है जी। अब हम बात करते हैं समुद्री तटों से जो लगे हुए जो राज्य हैं उनके बारे में बात करते हैं, ठीक है। समुद्री तटों से जो लगे हुए राज्य है, चोल, चेर और पांडे जो उस समय जो है काफी जो है महत्वपूर्ण जो है जो राज्य जो है थे, ठीक है। इस उपमहाद्वीप के दक्षिणी भाग में बड़ा तटीय प्रदेश है। आप देखेंगे कि इसमें जो है बहुत बड़ा आप देखोगे बहुत बड़ी मात्रा में जो पहाड़, पठार और नदी हैं। नदियों के मैदानी इलाकों में कावेरी का जो मैदान है वो बहुत ज्यादा उपजाऊ है।
यहाँ के राजा काफी संपत्ति वाले माने जाते थे, क्योंकि आप जाहिर सी बात है संपत्ति वाले माने जाते, शक्तिशाली थे। जाहिर सी बात है, आपको पता है कि भाई जहाँ की जमीन उपजाऊ होगी, ठीक है, और वहाँ पे जो है आप देखोगे कि किस तरीके से जो लोग थे वो अपना उत्पादन करते थे, और अगर ज्यादा उत्पादन होता है, चीजें ज्यादा मिलती हैं और वहाँ पे संसाधन ज्यादा है, तो जाहिर सी बात है भाई वहाँ पे पैसा ज्यादा बनेगा और ज्यादा वहाँ के जो राजा होंगे वो शक्तिशाली बन जाएंगे। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ठीक है। तो डिपेंड करता है जी कि आपका जो जो राज्य है उसके संसाधन कैसे हैं, ठीक है। तो यहाँ जो जो राजा थे वो काफी संपत्ति वाले और काफी शक्तिशाली माने जाते थे, जिनमें चोल, चेर और पांड्य थे। कौन थे? चोल, चेर व पांड्य थे। इनमें चोल, चेर और पांड्य थे। तो ये कब की बात है? तो ये लगभग 2300 साल पहले की बात है, लगभग 2300 साल 2300 साल पहले की ये बात है, ठीक है जी। तो आप देखोगे कि किस तरीके से दक्षिण भारत में जो काफी शक्तिशाली जो राजा हुआ करते थे, इन ये जो ये राजा थे ना, चोल, चेर, पांड्य के जो राजा थे, इनके सत्ता के दो केंद्र हुआ करते थे। सत्ता के दो केंद्र इसलिए होते थे, एक समुद्री आप देखोगे एक तटीय हिस्से में होता था, और दूसरा जो होता था वो अंदरूनी हिस्से में होता था, ठीक है। ये कर के बजाय उपहारों की मांग ज्यादा करते थे। ये जो कर के बजाय उपहारों की मांग ज्यादा करते थे। कभी कभी सैनिक अभियानों पर ये लोग निकलते थे, ठीक है, और आसपास के जो इलाकों से शुल्क भी वसूल करते थे, ठीक है। तो आप देखोगे कि जो शुल्क ये लोग वसूल करते थे वो लोगों में बांट देते थे, अपने नाते रिश्तेदारों में बांट देते थे, अपने राज्य की प्रजा में कुछ पैसे कुछ चीजें जो है बांट देते थे, ठीक है। प्रशंसा करने वाले कवियों को दे देते थे, जो इन 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 राजाओं के नाम से जो कविताएं लिखते थे, जो इनके बारे में जो है अच्छी अच्छी चीजें लिखते थे, अच्छे अच्छे गाने इनके बारे में लिखते थे, ठीक है। आपने संगम साहित्य के बारे में जाना, ये वो भी दक्षिण का संगम साहित्य जो है दक्षिण का है, उसी में इसकी जो है इनकी आप देखो कि इनकी जो व्याख्या जो है मिलती है, ठीक है। संगम साहित्य में जो है इस चीज की जो है व्याख्या मिलती है, इन सब चीजों के बारे में जानकारी हमें संगम साहित्य से मिलती। तो कहने का मतलब ये है कि इनाम जो थे ये लोग बांटते थे, और किस तरीके से कविता लिखने वाले लोगों के लिए लोग बांट देते थे, ठीक है। एक इम्पोर्टेंट और जो है उस समय एक वंश हुआ था, सातवाहन वंश के बारे में हम लोग बात करेंगे कि 200 वर्षों के बाद जो ये राज्य थे ना, चोल, चेर और पांड्य, इसके 200 वर्षों के बाद लगभग एक वंश का एक उदय हुआ, जिसे सातवाहन वंश के नाम से जाना जाता है। आप देखो गौतमी पुत्र सातकर्णी जो थे, इस वंश के जो है राजकुमार हुआ करते थे, ठीक है जी। तो आपने देखा कि किस तरीके से जो आज से लगभग 2500 साल पहले की हम लोगों ने बात की, तो किस तरीके से लोहे के औजारों का किस तरीके से प्रयोग हुआ, ठीक है जी। और आप देखोगे कि किस तरीके से सिंचाई के साधनों का प्रबंध किया गया, ठीक है। गांव के बारे में हमने बात की कि गांव में किस तरीके के लोग रहते थे, उनके क्या काम होते थे। हमने आहत सिक्कों के बारे में बात की, सिक्के किस तरीके से प्रचलन में थे, ठीक है। नगर जो थे किस तरीके से अनेक गतिविधियों के केंद्र थे, ठीक है। शिल्प और जो शिल्पकार थे वो किस तरीके से उनका क्या क्या काम थे, जैसे कपड़े बनाना और अच्छी जैसे मूर्तियां बनाना, ठीक है, टोकरी बुनना, इस तरीके से मतलब उनके काफी जो अच्छे इनके काम थे, ठीक है। किस तरीके से व्यापारियों और शिल्पकारों ने मिलकर अपने संघ बनाए, ठीक है। किस तरीके से जो है आप देखोगे कि किस तरीके से बैंकों का काम उन्होंने किया, ठीक है। व्यापारियों ने किस तरीके से बैंकों का काम किया, संघ ने किस तरीके से बैंकों का काम किया। उसके बाद हमने अरिकामेडु के बारे में बात की, जो पुदुचेरी में लोकेटेड है, ठीक है, जो पुदुचेरी में जो है स्थित था, और लगभग 2200 साल से लेकर 1900 साल पहले लगभग जो है इसकी जानकारी हमें मिलती है। अच्छा, हमने उसके बाद बात किया कि व्यापारी और जो व्यापार था, व्यापारी किस तरीके से समुद्री रास्ते से, सड़क के रास्ते से किस तरीके से सामान को एक जगह से दूसरी जगह भेजते थे। समुद्री तटों से लगे राज्य हमने चोल, चेर, पांड्य के बारे में हमने बात कर ली, ठीक है। और सातवाहन के बारे में भी थोड़ी सी हमने जानकारी इकट्ठी की है। तो जो ये आज के जो चैप्टर था वो गांव, शहर और व्यापार किस तरीके से आपने समझ लिया होगा। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है। और ये चैप्टर जो था अभी तक इतना ही था, और इसके बारे में जो है जानकारी हमने जो है जो भी कुछ सीखा और जो भी कुछ चीज़ें हमने सीखी है वो इतनी अभी चीज़ें थी।
बाकी आने वाले जो चैप्टर्स में और भी इसके बारे में और धीरे धीरे हम और जानकारी इकट्ठी करते रहेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है आज की क्लास जो है अच्छी लगी होगी। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिए, क्योंकि आप लोग जब तक सपोर्ट नहीं करेंगे ना तो हमको पता कैसे चलेगा कि किस तरीके से और हमें और अच्छी अच्छी वीडियो बनानी है। ठीक है, तो आप लोग सपोर्ट करिए, और आप लोगों के सपोर्ट के बिना कुछ भी नहीं है। सो आप लोगों को चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना है। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट एक चीज मैं आपको बता दूं कि टेलीग्राम से आप लोग इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। जो भी हम चैनल जो भी हम मतलब जो टॉपिक जो हम पढ़ाते हैं ना, शाम को उसका वीडियो जो है अपलोड कर देते हैं। तो आप जो है इस जाके वहाँ पे जरूर पढ़िए, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, तो इसके लिए जो है आप लोग जाके उसको देखिए, पढ़िए। ठीक है, और इसके बारे में जो है आपको और ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्योंकि जो पढ़ते हैं ना, एक बार हम पढ़ेंगे और दोबारा अगर चीज़ को दोबारा क्वेश्चन के रूप में आप देखेंगे ना तो चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाती हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। ठीक है, इसी के साथ ये भी उम्मीद करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारियों में लगे हुए होंगे। गर्मी बहुत ज़्यादा है, अपनी हेल्थ का ख्याल रखिए। ठीक है, और अच्छे से स्वस्थ खाइए, स्वस्थ रहिए, ताकि दिमाग अच्छे से काम करे और अपनी तैयारियों में लगे रहिए। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।